आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स प्रगति कोचिंग में। सीजीपीएससी मेंस मैथ्स का ये सिलेबस के अनुसार सेकंड चैप्टर है अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात अपने आप में एक वृहद पोर्शन है, बहुत बड़ा टॉपिक है। वनडे जितने भी एग्ज़ाम होंगे और मेंस जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन दोनों के सिलेबस में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ से अगर आप इसको तोड़ देंगे योगानुपात से लेकर के इस लाइन तक, यानी हमारा सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस है अनुपात और समानुपात की परिभाषा, योगानुपात, तंत्रानुपात, युगांतरानुपात, एकांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात की परिभाषाएं और उनके अनुप्रयोग। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो 10th जो आपने 10th क्लास में मैथ्स का सिलेबस था वो पढ़ा था वो है। और ये वाला जो हिस्सा है जो हम 6th, 7th, 8th में जो पोर्शन पढ़े हैं और जो सामान्य रूप से बैंकिंग, रेलवे, एसएससी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उस वाले पोर्शन से जुड़ा हुआ है। आज हम इस वाले हिस्से को पहले पढ़ेंगे और जो अनुपात और समानुपात का सेकेंड वीडियो आएगा उसमें उसकी परिभाषा और उससे जुड़े हुए उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। वो एक बहुत वृहद वीडियो होगा और ध्यान रखिएगा कि मैं वनडे के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसको आप ज़रूर देखिएगा। इसमें हम किसी भी प्रकार के ट्रिक्स का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ केवल कॉन्सेप्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, इस वाले हिस्से को मैं मिटाता हूँ। थोड़ा सा हम समझते हैं कि अनुपात किसे बोलते हैं, उसके बाद उसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पर मैंने लिखी है, उसके बारे में समझाने की कोशिश करूँगा मैं। अनुपात का मतलब होता है ऐसी राशि जो जहाँ दो वस्तुओं के बीच में तुलना का भाव प्रकट होता है उसे हम अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पत्नी अगर 20,000 रुपये तनख्वाह पाती है और पति अगर 10,000 रुपये कमाता है तो हम कहेंगे दोनों के वेतनों में 1:2 का अनुपात है। भाई अगर 4 रोटी खाता है और बहन अगर 12 रोटी खाती है तो उन दोनों के खुराकों में 1:3 का अनुपात है। यानी यहाँ की जो राशि है इसे कंपेयर में दुगुनी है, यहाँ की राशि है इसे कंपेयर में तिगुनी है। यानी जहाँ भी तुलना का भाव प्रकट होता है उसे हम अनुपात के नाम से जानते हैं और हमेशा इसे बटे के रूप में दर्शाते हैं। यानी जैसे 5/6, जैसे 7/8 है ना, या 2/3, इस प्रकार से इसे हम व्यक्त करते हैं। ध्यान रखिएगा जो अनुपात का हिस्सा होगा उसको हम सामान्य रूप से इस तरीके से दर्शाएंगे A/B में, जिसमें जो पहला वाला हिस्सा होगा उसे पूर्व पद कहा जाता है, पूर्व मतलब पहले, और जो बाद वाला हिस्सा होगा उसे उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, अनुपात हमेशा सजातीय राशियों में निकाला जाता है, एक ही जाति की राशियों में निकाला जाएगा, अलग अलग राशियों में इसे नहीं निकाला जाएगा। दूसरा, अलग अलग इकाइयों में नापी जाने वाली राशियों में कोई भी अनुपात हम नहीं ले सकते। यानी अगर आपको यहाँ दे दिया गया है 50 लीटर और यहाँ दे दिया गया है 100 किलो, तो इस तरीके से अगर यूनिट अगर अलग अलग होगा तो उस कंडीशन पे इनका रेशियो किसी भी तरीके से हम नहीं निकाल सकते हैं। अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं अनुपात निकालने के लिए कहा जा रहा है, या कहीं पर कोई चीज़ अनुपातिक रूप में हमको प्राप्त हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 200 है और यहाँ पर 600 है और उनका हमको रेशियो निकालना है, तो उस कंडीशन पर जब ये सरलतम नहीं होगा तब तक हमारा आंसर एग्जैक्ट नहीं बैठेगा। यानी अनुपात को हम हमेशा सरलतम रूप में ही लेना पड़ेगा। समानुपात दो अनुपातों का अनुपात या अनुपातों की जो समानता होगी वो समानुपात होगी। यानी कहने का मतलब है शुरू की दो संख्याओं का अनुपात और बाद की जब दो संख्याओं का अनुपात आपस में बराबर होगा तो ऐसी राशियाँ समानुपात में होंगी, यानी समानुपात में कहलाएंगी। यानी आरंभ की दो संख्याएं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पे 7 और 28 का अनुपात, इसी तरीके से 17 और 68 का अनुपात। यानी अगर मैं 7:28 निकालता हूँ तो 7 चौक 28 1/4 आएगा, 17 चौक 68 1/4 आएगा। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आरंभ की दो संख्याओं का अनुपात अंतिम की दो संख्याओं के अनुपात के जब बराबर हो तो ऐसी स्थिति में वो संख्याएं समानुपात में होंगी या वो संख्याएं समानुपात में कहलाती हैं। A/B, C/D, उसको हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई संख्याएं ऑलरेडी समानुपात में हैं तो उसको हम
ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी में लिखते हैं। यानी आरंभ का 2 का अनुपात और बाद का 2 का अनुपात अगर बराबर है तो इस तरीके से लिखा जाता है, या ऑलरेडी इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी का अनुपात और सी और डी का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा या बराबर कहलाएगा। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा कि जो 4 पदों की स्थितियां होती हैं उन 4 पदों में से पहले वाले पद को हम प्रथम पद, लास्ट वाले पद को बाह्य पद, और बीच में जो 2 स्थितियां बनती हैं उन्हें हम मध्य पद के नाम से भी जानते हैं। योगानुपात, समानुपात के गुणधर्म में 4-5 हिस्से हम पढ़ेंगे। योग का अनुपात, यानी कहीं भी अगर समानुपात के दोनों पक्षों में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो समानुपात के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो योगानुपात कहलाती है। यहाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैंने दोनों पक्षों में 1 जोड़ना है, यानी लघुत्तम निकल के सॉल्व होगा तो b और 1 का लघुत्तम b आएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने पर a प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पर भी लघुत्तम निकालेंगे, ये संख्या इससे गुणा होगी, ये संख्या इससे गुणा होगी, इन दोनों का गुणा होगा तो यहाँ आएगा d और यहाँ पर हो जाएगा c प्लस d। कहने का मतलब ये हुआ कि समीकरण समानुपात के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को हम योगानुपात के नाम से जानते हैं, क्या योगानुपात कहते हैं। अंतरानुपात का मतलब होगा किसी भी समानुपात के दोनों पक्षों में 1 घटाने की प्रक्रिया, ये अंतरानुपात कहलाती है। अगर मैं दोनों पक्षों में 1 घटा देता हूं और लघुत्तम निकाल के सॉल्व करता हूं तो आप देख सकते हैं अंश में a माइनस बी है और c माइनस डी है, यानी यहाँ अंतर है और बीच में अनुपात है, तो इसे हम अंतरानुपात, योगांतरानुपात। यहाँ से देख सकते हैं ये योग धन अंतर इन दोनों से मिलकर बना हुआ है योग धन अंतर का अनुपात, या आम भाषा में कह सकते हैं योगानुपात और अंतरानुपात का अनुपात। योग का जो अनुपात होगा जो हमने पहले 2 समीकरणों में प्राप्त किया है उन दोनों को अगर आपस में डिवाइड कर दिया जाए तो योगांतरानुपात हो जाएगा। ये अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो राशि इससे कट जाएगी और हमारे पास जो परिणाम बचेगा a प्लस बी बटे ए माइनस बी, और यहाँ पर जो बचेगा c प्लस डी बटे सी माइनस डी, इसे ही हम योग अंतर अनुपात या हम योगांतर अनुपात के नाम से। एकांतरानुपात, 1 के अंतर पर स्थित अनुपात एकांतरानुपात होता है, यानी 1 का अंतर लेना है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, मेरे पास 4 पदों वाली एक प्रोसेस है। उस 4 पदों वाले हिस्से से मैं 1 के बाद 1 छोड़ करके अनुपात ले रहा हूँ, यानी a के बाद मैंने b को छोड़ा और c लिया, उसी तरीके से b के बाद मुझे c को छोड़ना है और d लेना है। यानी अगर मेरे पास a बटे b बराबर c बटे d है तो मैं इस c को यहाँ पे ले जाऊँगा और इस b को यहाँ ले जाऊँगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ चला जाएगा। तो इसे हम, इस प्रक्रिया को हम एकांतरानुपात के नाम से जानते हैं। व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रम अपोजिट, उल्टा, यानी जो अनुपात हमको दिया है उसको हम खुद से पलट देते हैं या उल्टा ले लेते हैं, उसे हम व्युत्क्रमानुपात के नाम से जानते हैं। यानी अगर a बटे b है तो उसे मैं अगर b बटे a और जो c बटे d है उसको अगर मैं d बटे c में कन्वर्ट कर दूं तो जो परिणाम मिलेगा उसे हम व्युत्क्रमानुपात। पीएससी मेंस 2018 में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, और निश्चित तौर पर ये जो नियम हमने अभी पढ़ा है उन्हीं के अनुप्रयोग से बनेगा। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हम a अनुपात b का मान निकालेंगे और जो सवाल हमको दिया गया है वो b माइनस ए और b प्लस a का मान हमको यहाँ से निकालना है। सबसे पहले हम 1.5a इक्वल टू 0.03 b का वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ से मैं पक्षांतरण करता हूँ तो a बटे b बराबर निकल जाएगा 0.3 अपान 1.5। यहाँ पर ध्यान रखिएगा a अपान b, दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 है, दशमलव अंकों की संख्या 1 है, तो आप यहाँ हटा सकते हैं 0.3, यहाँ लिख दूंगा मैं 5, और चूंकि नीचे में दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर में 1 0 और यहाँ 2 है तो नीचे में 2 0, और सरल कर सकते हैं आप। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर 3 पंचे 15, ये हो जाएगा 1/50। अब चूंकि देख सकते हैं कि जो मुझे वैल्यू निकालनी है b माइनस ए बटे b प्लस ए, वो पूरा का जो पूरा हिस्सा है b के साथ a का एक बार माइनस हो रहा है और b के साथ a का एक बार प्लस हो रहा है, यानी यहाँ अंतर है, यहाँ योग है, कहीं ना कहीं योगांतरानुपात वाले हिस्से को उसने व्युत्क्रम के रूप में बदल दिया है। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप जाएंगे और अगले स्टेप जाते ही व्युत्क्रमानुपात का नियम लगाएंगे, और स्टेप मार्किंग बहुत ध्यान से, क्योंकि आपका एक शब्द यहाँ बहुत कीमती होगा। व्युत्क्रमानुपात का नियम लगाएंगे, यानी नीचे की राशि को ऊपर से हम पलट देंगे तो b अपान a बराबर यही पलट जाएगा 50 बटे कितना होगा 1। इसके बाद सीधा सीधा हम यहाँ से योगांतरानुपात का नियम लगाएंगे। योगांतरानुपात अभी मैंने आपको बताया था। योगांतरानुपात का मतलब होता है अंश धन हर, नीचे की संख्या को ऊपर के साथ एक बार जोड़ेंगे, योग
और नीचे की संख्या को ऊपर की संख्या से एक बार घटाएंगे, अंतर और बीच में अनुपात, योग अंतर अनुपात यानी योगांतर अनुपात। तो जो प्रक्रिया बाएं तरफ मुझे करनी है वही प्रक्रिया मैं दाएं तरफ भी करूंगा, यानी 50 धन 1 भागित क्या होगा 50 ऋण 1। अब यहाँ पर देख सकते हैं 50 धन बी धन ए बटे बी माइनस ए, ये हो जाएगा 51 बटे 49। और चूंकि जो मुझे चाहिए था वो परिणाम तो मिल चुका है लेकिन व्युत्क्रम के फॉर्म में है, तो मैं एक स्टेप और जाऊंगा और यहाँ पर क्या करूंगा, मैं फिर से व्युत्क्रम अनुपात का नियम लगा दूंगा। तो ये हिस्सा बदल जाएगा और b माइनस ए अपान बी प्लस ए इधर ही पलट जाएगा और 49 बटे कितना हो जाएगा 51, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि a बटे बी बराबर c बटे डी है तो a स्क्वायर इन सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इन डी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का मान हमको प्रूव करना है। इन सवालों को बनाने का सबसे सही तरीका जो सिद्ध करके दिखाना है वो क्वेश्चन ही है और वही रास्ता हमको दिखाएंगे कि हमको सिद्ध कैसे करना है। आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर और c स्क्वायर के बीच में माइनस का चिन्ह है और हर नंबर के साथ वर्ग है, यानी हमें निश्चित तौर पर प्रत्येक पदों पर वर्ग लेना पड़ेगा, यानी वर्गानुपात का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही साथ a स्क्वायर के साथ c स्क्वायर का अंतर है, मतलब a स्क्वायर के बेटे में c स्क्वायर और b स्क्वायर बेटे में d स्क्वायर होना चाहिए, यानी एकांतरानुपात का प्रयोग करना पड़ेगा। और अंतर हो रहा है मतलब अंतरानुपात का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्गानुपात लेते हैं। यहाँ a स्क्वायर बेटे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर बेटे डी स्क्वायर। किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में अगर वर्ग करना ही वर्गानुपात बनाता है। वर्गानुपात लेने के बाद हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे एकांतरानुपात का। तो एकांतरानुपात का मतलब होता है 1 2 3 एक के अंतर पर स्थित अनुपात, एक के बाद एक छोड़ करके अगला लेना। यानी मैं यहाँ क्या करूँगा, सी स्क्वायर को यहाँ ले आऊँगा और बी स्क्वायर को यहाँ ले आऊँगा, तो ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। एकांतरानुपात करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ए स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर अंतरानुपात के रूप में इसे प्रयोग करूँगा। अंतरानुपात का जब हम प्रयोग करते हैं तो ए स्क्वायर इन सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर इन डी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, एक पोर्शन हमें प्राप्त हो जाता है। अगले स्टेप में जाते समय आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा मुझे प्राप्त हो चुका है, लेकिन अलग अलग पक्षों में है, इसीलिए मैं फिर से क्या करता हूं, एकांतरानुपात का प्रयोग करूंगा। तो ये राशि यहां जाएगी और ए स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर बेटे बी स्क्वायर ऋण डी स्क्वायर का उत्तर सी स्क्वायर बेटे डी स्क्वायर के बराबर होगा। वाम पक्ष प्राप्त हो चुका है, दायां पक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस ले लेते हैं। सी स्क्वायर बेटे डी स्क्वायर के मान को यहाँ से हम बदल देंगे। हम जान रहे हैं कि a बटे बी बराबर सी बटे डी है, जबकि हमको पता है कि a बटे बी का उत्तर c बटे डी है। अगर दोनों पक्षों में वर्गानुपात का प्रयोग करूं तो a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर को लिख सकते हैं c स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, और ये राशि बदल जाएगी यहाँ पर इस तरीके से, a स्क्वायर इन सी स्क्वायर बटे हो जाएगा b स्क्वायर इन डी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। लगभग वैसा है, थोड़ा सा अंतर है। हमको a और b के बीच में स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पक्षों में वर्ग है। देख सकते हैं a b c d हर एक में वर्ग है, तो हमारा पहला ये स्टेप होना चाहिए वर्ग लेने का। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गानुपात का प्रयोग करेंगे। मतलब हो जाएगा a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर का अंतर हो रहा है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण के दोनों पक्षों में अंतरानुपात का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी एक घटाना पड़ेगा। ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 1 बटे 1 बराबर सी स्क्वायर इन डी स्क्वायर माइनस 1 बटे 1। तो यहाँ की राशि ए स्क्वायर इन बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और यहाँ की राशि सी स्क्वायर इन डी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद फिर हम एकांतरानुपात का प्रयोग करते हैं। एकांतरानुपात का मतलब होता है नीचे की संख्या को यहाँ पर और यहाँ की संख्या को यहाँ पर ट्रांसफर करना। यानी एक तरह से ए स्क्वायर इन बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर इन बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर इन डी स्क्वायर, इस वाले हिस्से को मैं बी बटे डी गुणित बी बटे डी कर सकता हूँ। ऐसा करने का कारण है कि लेफ्ट में ये जो हिस्सा है वो आ चुका है मेरे पास, ये हिस्सा भी आ चुका है, भले ही अलग पक्षों में है, उसे हम बाद में एकांतरानुपात का प्रयोग करके अलग कर देंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है वो है a इंटू बी और c इंटू डी, वो हमारे पास नहीं है। तो उतने पद को बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इस हिस्से को एक क्षण
अलग करके b/d के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैं जाता हूँ और अगले स्टेप में जाने के बाद शुरू में जो समीकरण हमको दिया गया था a/b बराबर c/d, उस वाले हिस्से को मैं लेता हूँ फिर से और यहाँ पर मैं एकांतरानुपात का प्रयोग करता हूँ। यानी ये राशि यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, a/c बराबर हो जाएगा b/d, और जो ही प्रक्रिया आप यहाँ अपनाएंगे उस प्रक्रिया में आप स्पष्ट रूप से लिखेंगे, नहीं तो नंबर आपको कट सकते हैं वहाँ पे। एकांतरानुपात का अगर मैं प्रयोग करता हूँ, इस राशि को मैंने यहाँ ले लिया और इस राशि को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, फिर यहाँ से मुझे a/b/d का मान निकल जाता है। इस b/d के मान को मैं समीकरण 2 के b/d में ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा a² इन b² बटे c² इन d² बराबर 1 b/d का उत्तर क्या हो जाएगा, a/c के बराबर हो जाएगा। यानी a² इन b² बटे c² इन d² का उत्तर जो है वो ab बटे cd के, इसका मल्टीप्लाई a इंटू बी, इसका मल्टीप्लाई c इंटू डी होगा। नहीं, इसको मैंने यहाँ ले लिया और इसको यहाँ ले लिया। इतना करने के बाद एकांतरानुपात का प्रयोग करेंगे हम, तो ये राशि यहाँ चली जाएगी और ये राशि यहाँ चली जाएगी, तो अपने आप हमारा आंसर वहाँ पे आ जाएगा। सवाल का प्रारूप भी लगभग वही है, एक अंतर है पिछले क्वेश्चन में। अब देख सकते हैं वहाँ से ABCD का ही प्रयोग हुआ था, यहाँ ABCD का प्रयोग होने के साथ साथ 3, 4 और 5, 6 का प्रयोग भी हो रहा है, और वो 3, 4 और 5, 6 आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में ही है। यानी ABCD चारों के साथ 3 और 4 का प्रयोग अलग से हुआ है, बाएं पक्ष में, वाम पक्ष में, और दक्षिण पक्ष में 5, 6, 7, 8 का प्रयोग हुआ है। दाहिने साइड 5, 6, 7, 8 का प्रयोग हुआ है ABCD के साथ। तो हमको इस सवाल को 2 स्टेप में पूरा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं समीकरण के दोनों पक्षों में 3/4 का गुना कर देता हूँ। 3/4 इंटू a/b बराबर 3/4 इंटू c/d, यानी ये हो जाएगा 3a/4b, यहाँ हो जाएगा 3c/4d। इतना करने के बाद हम यहाँ से लेते हैं योगानुपात। तो जब मैं योगानुपात का प्रयोग करूँगा तो नीचे की संख्या ऊपर के साथ जुड़ जाएगी, 3a/4b बटे हो जाएगा 4b, यहाँ हो जाएगा 3c/4d बटे हो जाएगा 4d। और एक स्टेप और जाता हूँ मैं, और एक स्टेप जाने के बाद यहाँ पर मैं लेता हूँ एकांतरानुपात। तो जब एकांतरानुपात का प्रयोग करता हूँ तो ये राशि यहाँ आ जाएगी और 3a/4b बटे 3c/4d का उत्तर जो है वो 4b बटे 4d के बराबर हो जाएगा। इसको मैं कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ से एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, यानी b/d का उत्तर 3a/4b और 3c/4d के बराबर हो जाता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस परिणाम को हमने प्राप्त कर लिया। वही प्रक्रिया मैं एक बार फिर से लेता हूँ और इस वाले वैल्यू को निकालने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से a/b बराबर c/d, दोनों पक्षों में मैं फिर से 5/6 का मल्टीप्लाई करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी ये हिस्सा है, तो मैं 5/6 का मल्टीप्लाई करूँगा दोनों पक्षों में, तो ये 5a/6 भी और 5c बटे क्या हो जाएगा 6d के बराबर हो जाएगा। और फिर से मैं एक बार योगानुपात का प्रयोग करता हूँ। तो जब योगानुपात का प्रयोग करूँगा तो नीचे की संख्या ऊपर से जुड़ जाएगी, 5a/6b बटे हो जाएगा 6b, और ये हो जाएगा 5c/6d बटे हो जाएगा 6d। फिर से एक बार एकांतरानुपात का प्रयोग करेंगे, और जब मैं एक बार एकांतरानुपात का प्रयोग करूँगा तो राशि यहाँ पर 5a/6b, ये राशि यहाँ और ये राशि यहाँ चली जाएगी, और नीचे में 5c/6d का उत्तर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6b बटे 6d के बराबर हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आप 5a/6b बटे 5c/6d का उत्तर b बटे d के बराबर होगा। इसे हम समीकरण क्या कहेंगे, 2 करेंगे। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे ध्यान से, तो समीकरण 1 का जो दाहिना पक्ष है वो b बटे d है और 2 का भी दाहिना पक्ष b बटे d है। यानी इन दोनों समीकरणों को 1 और 2 की सहायता से हम कर सकते हैं कि 3a/4b बटे 3c/4d का उत्तर जो है वो 5a/6b बटे 5c/6d के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर या 8 नंबर के एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं और यहाँ पैटर्न थोड़ा बदल भी सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो पैटर्न होगा, यानी एक संख्या का योग, एक संख्या का अंतर, और एक संख्या का योग और एक संख्या का अंतर, ये हिस्सा सिमिलर पैटर्न के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन करके पूछ सकता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो इस पैटर्न के क्वेश्चन बना भी सकते हैं अलग से। यहाँ x का उत्तर दिया गया है और इन दोनों का जोड़ हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे। जो 4ab है उसमें बदल देता हूँ मैं 2a इंटू 2b डिवाइडेड बाई a प्लस b में, और एक बार मैं पक्षांतरण करता हूँ इसे
2a को इस तरफ, तो x पर 2a बराबर हो जाएगा 2b बटे a प्लस बी। यहाँ पर हम योगांतरानुपात के नियमों का प्रयोग करेंगे। यहाँ जब हम योगांतरानुपात लगाते हैं तो जो नीचे की संख्या है एक बार ऊपर के साथ जुड़ जाती है और एक बार ऊपर के साथ घट जाती है। ये जो सारा पोर्शन हम पढ़ रहे हैं ये पूरी तरह से 10th का सिलेबस है और आपने सारे स्टूडेंट्स ने इसको 10th वगैरह में पढ़ा भी होगा। सारी पुरानी चीज़ें आपके जेहन में उतर रही होंगी। नीचे की संख्या ऊपर के साथ एक बार जुड़ जाएगी और नीचे की संख्या एक बार ऊपर के साथ घट जाएगी। इसी को हम योगांतरानुपात कहते हैं। क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक क्वेश्चन के माध्यम से ही हम पूरे चैप्टर के सार को निचोड़ सकते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो 2b प्लस a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा 2b माइनस a माइनस बी। अगले स्टेप में हम जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया x प्लस 2a, यहाँ हो गया x माइनस 2a। देख सकते हैं 2b में अगर एक भी मैं जोड़ता हूँ तो हो जाएगा 3b प्लस a और यहाँ से अगर 2b में एक भी घटाता हूँ तो हो जाएगा b माइनस a। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट दे देते हैं और वापस जहाँ से हमने शुरू से तोड़ा था इस वाले हिस्से को एक बार फिर से लेते हैं। x इक्वल टू 2a इंटू 2b डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अगली बार मुझे इस वाले पोर्शन को निकालना है, यानी कहने का मतलब है कि जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन का प्रयोग करके मैं इस वाले हिस्से को बना लेता हूँ और इस वाले हिस्से को बना लेता हूँ। जो समीकरण आएंगे उन दोनों को फिर ऐड करके उसका उत्तर मैं निकाल लूँगा। ठीक है, यहाँ से एक बार मैंने 2a को पक्षांतरण किया था तो अब एक बार 2b को पक्षांतर करता हूँ तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास 2a बटे a प्लस बी। फिर से हम एक बार योगांतरानुपात के नियमों का प्रयोग करते हैं तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2b और ये हो जाएगा x माइनस 2b। इस तरफ मैं जोड़ूंगा तो 2a प्लस a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा 2a माइनस a प्लस बी। अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो x प्लस 2b, यहाँ x माइनस 2b, 2a में a के जुड़ेगा तो 3a हो जाएगा और यहाँ प्लस भी ऑलरेडी हमारे पास है। ब्रैकेट सॉल्व करूँगा तो ये माइनस में होगा और 2a से 1 घटेगा तो a बचेगा और यहाँ बच जाएगा माइनस b। इसे हम इक्वेशन सेकेंड दे देंगे। अगले स्टेप में इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को हमको जोड़ना है। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को मैं अगर जोड़ता हूँ तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का वैल्यू तो आ गया। अब हमको दाहिने तरफ की इक्वेशन को सरल करना पड़ेगा और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो उस कंडीशन पे 2 बटे वाली संख्याएं दी गई हैं और चूंकि हमको लघुत्तम डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे सवालों को बनाते समय अगर हम हर को बराबर कर दें तो लघुत्तम निकाल के सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आप इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व से काफ़ी कठिन हो जाएगा, है ना। तो आप एक छोटी सी चीज़ देख लीजिए, यहाँ परिणाम वही है लेकिन दोनों नीचे के हरों के पदों के चिन्ह में परिवर्तन है। ये a माइनस बी है तो ये b माइनस है, इन्हें दोनों के बीच का जो साइन है वो बदला हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से से माइनस का साइन बाहर निकाल देंगे और जो a माइनस बी है उसे b माइनस ए में कन्वर्ट कर देंगे। अगले स्टेप में हम जाते हैं 3a धन b और b माइनस ए। आप देख सकते हैं नीचे का जो साइन है वो ऊपर चला जाएगा और सामने में माइनस हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास है 3a धन b और बटे में कितना है b माइनस ए और मैंने यहाँ हर को बराबर कर दिया। और हम जानते हैं कि जब हर बराबर हो जाता है तो ऐसे पदों को हल करना आसान होता है। अगर हर बराबर है तो अंश डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, यानी 3a 3b प्लस a और बीच में क्या का साइन है माइनस का और यहाँ हो जाएगा 3a धन b। अगले स्टेप में मैं जाता हूँ तो ब्रैकेट सॉल्व करूँगा तो 3b धन a माइनस 3a और माइनस b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा b माइनस a। अगले स्टेप में अगर मैं चला गया तो 3b में से अगर एक भी घटाऊँगा तो यहाँ बचेगा मेरे पास 2b और a में अगर 3a घटाऊँगा तो यहाँ बचेगा 2a। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ तो यहाँ पर आंसर हमारा b माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा b माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका उत्तर किसके बराबर हो जाएगा। अगला सवाल पीएससी बेस 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इस क्वेश्चन की प्रकृति कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर के एग्जाम में पूछा गया था और इसका लेंथ बड़ा है और डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो है ये अनुपातिक रूप से सीधे नहीं बनेगा। कोशिश करते हैं अपन बनाने की। 2a धन b बटे a धन 4b का प्रयोग करके हमें a धन b और a धन 2b लाना है, यानी योगानुपात अंतरानुपात का प्रयोग करके डायरेक्ट इसे बनाना थोड़ा कठिन काम है। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ तिर्यक गुणा करते हैं। 3a प्लस 4b बराबर 2a प्लस b, यहाँ से 3a धन 12b बराबर 2a प्लस b। ठीक है,
यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे 3a माइनस 2a बराबर b माइनस 12b, यहाँ से a बराबर ऋण 11b, b को पक्षांतरण करने पर a बटे b का उत्तर ऋण 11/1 के बराबर होगा। इसे हम समीकरण 1 कर देते हैं। और इतना करने के बाद यहाँ ध्यान रखिएगा, चूंकि हमें इतना निकालना है इसीलिए पहले a प्लस बी और a प्लस 2 भी चाहिए। तो एक बार दोनों पक्षों में योगानुपात का प्रयोग करेंगे, और योगानुपात का जब प्रयोग करूँगा तो नीचे की संख्या ऊपर से जुड़ जाएगी। a प्लस बी बटे बी, वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी, -11 प्लस 1 अपान 1, यानी एक तरह से a प्लस बी बटे बी का उत्तर ऋण 10/1 के बराबर होगा। इसे हम देंगे समीकरण दूसरा। अब चूंकि मुझे नीचे वाला परिणाम चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा, पुनः a बटे बी बराबर -11/1 वाले हिस्से को लेकर के यहाँ पर दोनों पक्षों में मैं 2 का गुना कर देता हूँ, ताकि मैं a धन 2 भी प्राप्त कर सकूँ। देखिए ये मोटो होना चाहिए, ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का डिवाइडेशन करने पर, 2 का भाग करने पर, यानी यहाँ 2 इंटू बी, यहाँ भी माइनस 1 से नीचे 2 गुणा होगा तो ऋण 11/2। अब पुनः एक बार फिर से हम क्या करेंगे, योगानुपात करेंगे। और जब हम योगानुपात करते हैं तो नीचे की संख्या ऊपर से जुड़ जाएगी, a धन 2b/2b, यहाँ क्या होगा -11 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ a धन 2b/2b बराबर हो जाएगा ऋण 9/2। इसे हम समीकरण 2 देते हैं, 3 देते हैं, और समीकरण 2 में समीकरण 3 का डिवाइडेशन कर देते हैं। यानी एक तरह से जब 2 में 3 का भाग करेंगे तो a प्लस बी भागित b, यहाँ a धन 2b भागित 2b बराबर ऋण 9/2। ये b से b कैंसिल हो जाएगा, और अगले स्टेप में हम जाएंगे तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी बटे a प्लस 2b और सबका बटे 2। यहाँ पे ऐसा ले सकते हैं, ये माइनस सॉल्व हो जाएगा और दाहिने तरफ हो जाएगा 20/9, पलट जाएगा तो 2 इंटू a प्लस बी और नीचे में a प्लस 2b बराबर 20/9। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो a प्लस बी अपान a प्लस 2b बराबर हो जाएगा 10/9। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है और 2 नंबर के सवाल में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है कि आपको मेंस के एग्जाम में एग्जाम देते समय इस बात का भी निर्णय लेना पड़ेगा कि कोई सवाल अगर छोटा है और अधिक नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप ज़रूर उसको आखिरी में बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर समय कम रहेगा और हम 2 नंबर के लिए ही लड़ेंगे तो हो सकता है कि हम उस समय का प्रयोग दूसरे क्वेश्चन में भी कर सकते हैं।